हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम लेक्चर तीसरा है हमारा। आज हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है सतत आवेश वितरण, तो आप समझ ही गए होंगे। आवेश वितरण से मतलब ये होता है कि आवेश का वितरण, यानी कि आवेश का कैसा वितरण। आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं कि जैसे मतलब प्रसाद वितरण होता है, इसी टाइप का आवेश वितरण भी होता होगा कि भाई आवेश को हम लेके आते होंगे थाली में, भाई 2 कूलम तुम ले लो, 5 कूलम तुम ले लो, 3 कूलम तुम। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे किस तरह से आवेश का वितरण दूसरी तरह से होता है, प्रसाद वितरण की तरह नहीं होता है। तो ठीक है, चलिए समझते हैं। तो आवेश वितरण यानी कि इसका मतलब ये होता है जैसे किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को, किसी कण को जब हम आवेश देते हैं तो उसमें आवेश जो है पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इसी को पूर्ण रूप से वितरित होना ही आवेश, जब किसी बॉडी को देते हैं आवेश उसके ऊपर पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सतत आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब किसी कण को या किसी वस्तु को हम आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण बॉडी में क्या होता है, संपूर्ण जगह में क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे ही सतत आवेश वितरण कहा जाता है। अब ये कई तरीके से हो सकता है कि भाई लंबी तार है तो तार में देंगे तो सिर्फ लंबाई में आवेश वितरित हो जाएगा पूरा। अगर हम चादर में देंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों में, एरिया में, उसके क्षेत्रफल में आवेश वितरित हो जाएगा। अगर हम क्या आयतन वाले किसी ठोस गोले को देते हैं या क्यूब को देते हैं ठोस, तो उसमें आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पे होती है कि आवेश वितरण 1 विमी भी हो सकता है, 2 विमी भी हो सकता है, या 3 डायमेंशनल यानी 3 विमी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 टाइप के सतत आवेश वितरण होते हैं। पहला टाइप का जो होता है अपना, वो होता है रेखीय। क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण होता है। तो रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है, जैसे कि अभी बताया, रेखीय आवेश वितरण में होता है भाई, रेखीय आवेश वितरण में ये होता है कि एक लंबा तार होता है, तार को हम क्या कहते हैं, तार को हम आवेश दे देते हैं, तार क्या होता है, आवेश क्या है, तार की संपूर्ण लंबाई में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी तरह से अपना आ जाएगा क्षेत्रीय आवेश वितरण, फिर आयतन आवेश वितरण, इस तरह से अपना आ सकता है। लेकिन हमें आवेश वितरण से तो डायरेक्टली इसका यूज तो है नहीं, इसके माध्यम से हम एक चीज समझेंगे, वो होता है आवेश घनत्व। ठीक है, घनत्व आप लोग जानते होंगे, क्या होता है भाई घनत्व? हाँ, बहुत बढ़िया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हाँ, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्लास 10th में, सर इसी को हमें बताया गया था। ठीक है, हाँ हमने भी यही पढ़ा था। तो आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे, फिर हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे, फिर हम आयतन आवेश घनत्व पढ़ेंगे। इसका फार्मूला होता है, इसको लिम्डा से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिम्डा बराबर होता है, लिम्डा बराबर dQ/dl, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, dQ/dl ये इसका फार्मूला होता है, किसका? रेखीय आवेश घनत्व का। तो अब इसको देखते हैं। इसका मतलब एक वो होता है कि जिस इसका फार्मूला का जो डेरिवेशन हुआ है उसको समझिए, बहुत सिंपल है। डेरिवेशन क्या है, सिर्फ एक समझने के लिए है कि L लंबाई की एक तार है। ठीक है, इस तार को क्यों आवेश दिया गया है, क्यों आवेश दिया गया है, जो कि इसके मतलब एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्लस 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 बना सकते हैं, बुक में भी देखने को डायग्राम मिला होगा। तो L लंबाई की तार को जब हम क्यों आवेश देते हैं तो समान रूप से वितरित हो जाता है, या सतत वितरण आवेश का हो जाता है। इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, हम पहले से जान चुके हैं। ठीक है, अब क्यों आवेश हमने दिया, L लंबाई की तार को, L लंबाई की तार को क्यों आवेश दे दिया। अब फार्मूला बनाना होता है, कोई भी चीज टेस्ट करना होता है तो क्या होता है, घर में जब किसी चीज को हमें टेस्ट करना होता है तो भाई क्या करते हैं, हम थोड़ी सी चीज लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डे एंड डेली लाइफ से लेते हैं। कोई भी चीज़ घर में नई रेसिपी बनानी हुई तो क्या आपकी मम्मी या कोई भी घर में जो खाना बनाता है तो क्या भाई खूब ढेर सारा लेते आएंगे, 5-6 किलो या फिर जितना भी ढेर सारा क्वांटिटी में सब सामान लेके आएंगे तब टेस्ट करेंगे? नहीं ना, थोड़ी सी चीज़ में टेस्ट की जाती है, अगर ख़राब हो तो हमारा थोड़ा सा मटेरियल ख़राब हो। ठीक है, तो इसलिए जब फार्मूला भी बनाया जाता है तो छोटा सी चीज़ को यहाँ पे छोटू सा एकदम तार काट लेंगे, इसको बोल देंगे DL, L का एकदम छोटा सा पार्ट है, क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। अब पूरे तार में जब आवेश प्लस क्यों था, तो साहेब छोटे से तार, छोटू से तार के टुकड़े में DL में आवेश कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है DQ होगा, इसमें आवेश DQ होगा। तो कहा गया कि प्रति एकांक लंबाई, छोटे से उसमें कहा गया प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको फार्मूला बनाना यहाँ सीखिए। देखिए ये फार्मूला है, अगर फार्मूला आपको देखिए, परिभाषा याद करना थोड़ा कठिन होता है, कठिन तो कुछ नहीं है,
सब सिंपल है, सब याद करेंगे, सब चीज समझेंगे ना, याद नहीं करना, अपने को रटना नहीं, समझना है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला किताब में लिखा था उससे हमको परिभाषा याद करनी हुई तो हम कैसे करेंगे, देखिए नीचे वाले को इकाई मान लीजिए, इसको इकाई मान लीजिए, एक मान लिया, डीएल बराबर 1 मान लिया, तो आप क्या कहेंगे, प्रति, नीचे है तो प्रति एकांक या प्रति इकाई लंबाई, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा कहलाती है, या रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। एक परिभाषा इसकी ये लिख लीजिए, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, या फिर ऐसे कह लीजिए, दूसरा अथवा करके लिख लीजिए, रेखीय आवेश वितरण में उपस्थित, रेखीय आवेश वितरण में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे क्या, रेखीय की जगह अब हम देखेंगे क्षेत्रीय देखेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय आवेश वितरण देखेंगे। ये तो रेखीय हो गया भाई हमारा, अब हम देखने वाले क्षेत्रीय आवेश वितरण, ठीक है, क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो क्षेत्रीय आवेश वितरण में कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे डीएल की जगह डीए हो जाएगा, और यहाँ पे जो तार लिए थे हम एक क्षेत्रफल वाली चादर ले लेंगे, यानी कि लंबाई जिसकी कुछ होगी और चौड़ाई भी जिसकी कुछ होगी, उस तरह की हम चादर ले लेंगे और इसको हम आवेश दे देंगे, ठीक है, आवेश देंगे जो कि समान रूप से ऐसे 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 पूरे में वितरित हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से वितरित हो जाएगा, और इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ होगी तो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा, हाँ या ना, होगा ना, होगा। तो ठीक है, तो ये इसको, हाँ लिम्डा भी चेंज हो जाएगा भाई, लिम्डा हो ही नहीं रहेगा, ठीक है, इसको सिग्मा से करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। वो वाला लिम्डा था रेखीय आवेश घनत्व, तो नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख रहा था मैं, वीडियो बंद हो जाती है बीच बीच में, ठीक है, तो मैं वो देख रहा था कि वीडियो चालू है कि नहीं, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए सॉरी। तो भाई बात ये हुई कि बात कहाँ थे हम, तो हम थे कि इसमें हमने क्यू आवेश इसको भी दे दिया, इसका क्षेत्रफल ए मान लिया, ठीक है, ए क्षेत्रफल, अभी तो क्षेत्रफल ए ही है, ए क्षेत्रफल है इसका, और क्यू आवेश उसको दिया गया जो कि समान रूप से वितरित हो गया, समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है। अब इसका भी छोटा सा क्षेत्रफल, कहीं से भी एक टुकड़ा उठा लेंगे, डीए, डीए में क्या होगा, छोटू सा आवेश डी क्यू अपना होगा। जब डी क्यू होगा तो हमने कह दिया भाई जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होती है भाई, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। या क्षेत्रीय आवेश वितरण में उपस्थित आवेशों की संख्या, क्षेत्रीय आवेश वितरण जो पढ़ा था हमने, उसमें उपस्थित आवेश की संख्या क्या कहलाती है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाती है। एक नंबर में कभी पूछेगा, बहुत रेयर केस में, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दृष्टिकोण से क्योंकि आगे इस पर ये नहीं आएगा तो हमें न्यूमेरिकल इसी के बेस पे करने हैं, इसलिए मैं इसको आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। और चौथा अपना आता है, तीसरा आता है आयतन, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व में कुछ नहीं होता, यहाँ पे रो बराबर डी क्यू अपॉन ए का उल्टा वी हो जाएगा। अब इसको भी आप समझ गए होंगे कि आयतन ले लेंगे, आयतन वाला एक ठोस क्यूब ले लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, घन जिसको कहते हैं, घन, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। मुझसे अच्छा नहीं बन रहा है, आप सुंदर सा चित्र बनाएंगे, उसमें दिखा देंगे कि ऐसे क्यों आवेश दिया गया, क्यों आवेश दिया मैंने, तो इसके छोटे से क्षेत्र आयतन में क्यों आवेश, डी क्यों आवेश है, तो हम कह देंगे प्रति एकांक आवेश में उपस्थित, प्रति एकांक आवेश में उपस्थित आवेश की मात्रा, क्या कहेंगे, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, आवेश में नहीं, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। हम कह देंगे आयतन आवेश वितरण में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। एक नंबर की परिभाषा कभी पूछी जाएगी, नहीं तो मुश्किल ही है, पूछी जाए, कभी पूछ ले तो आप लिख देंगे। अब हम पढ़ेंगे आवेश वितरण के कारण बल, ठीक है। तो इसका एक पूछ लेगा इस तरह से करके आपको क्वेश्चन, डेरिवेशन पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें कहेगा कि इस तरह से आपको, मतलब इस तरह से नहीं कहेगा, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इस तरह से एक्सिस बनी रहेगी। कहेगा आपसे कि एक तार है एल लंबाई का, इसका रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, लिम्डा है, अभी हमने पढ़ा था क्या है भाई, लिम्डा है, इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लिम्डा है, और इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई एल है। इससे एक क्यों आवेश है, क्यों आवेश है जिससे दूरी निकाली है, ये इसकी स्थिति सदिश बता देगा, इसकी स्थिति सदिश यहाँ से ऐसे कुछ होगा R1 ऐसे बता दिया रहेगा, वेक्टर में देगा तो
R1 दे देगा, इसकी स्थिति सदिश क्या दे देगा, R2 दे देगा इसे। ठीक है, क्लियर है, R2 स्थिति सदिश दे देगा। तो अब कहेगा Q1, ये जो Q है इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल का फार्मूला का आप वो करिए। इस पे जो ये Q पॉइंट चार्ज है यानी बिंदु आवेश है, ये तार पर जो बल लगाएगा, अभी हमने पढ़ा ना कूलाम बल का नियम जो है, कूलाम के बल नियम, तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए भाई इसको, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा लेक्चर। ये कह रहा है ये क्यों आवेश इस तार पर कितना बल लगाएगा। तो हमने कहा भाई तार वाला तो फार्मूला हम नहीं जानते, सर ने हमारे पढ़ाया है, जो भी सर मैंने भी पढ़ाया और कोई सर से आपने पढ़ाया है, बुक में भी आपने देखा होगा भाई, मैंने बुक में देखा है कि भाई पॉइंट पॉइंट में होता है। तो भाई डरने की क्या बात है, यहाँ पे भी एक पॉइंट छोटा सा अज्यूम कर लेते हैं। क्या करना है, एक पॉइंट मान लेते हैं DQ, मान लिया हमने, छोटू सा पॉइंट DQ मान लिया। ठीक है, अब तो हो जाएगा ना, 2 पॉइंट चार्ज मिल गए, 2 बिंदु आवेश हमको मिल गए, इन दोनों की दूरी भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे भाई, Q ने DQ पर लगाया तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी दिशा वेक्टर से, और फिर विस्थापन सदिश क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना ओरिजिन होगा। ठीक है, अब इसके कारण बल निकालना है, रेखीय आवेश वितरण के कारण बल। तो हम कैसे निकालेंगे बल, देखिए बल का फॉर्मूला क्या है बताइए। हाँ वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q DQ, एक Q है हमारा, एक क्या है DQ है, तो Q DQ हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और R सदिश फॉर्म में क्या लिखाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q DQ अपॉन R³ लिखाया था, R के मॉड का क्यूब। तो यहाँ पे R क्या है हमारा, R जो है हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ ये तब समझ में आएगा आपको जब आप पिछली वीडियो देखेंगे, तब कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में मैंने बताया था ये कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने बताया था, इस तरह से इसका फार्मूला होता है, तो हमने कर दिया। अब देखिए DQ तो हमको दिया नहीं गया, हमको L और लिम्डा दिया गया है, तो हमको इसी में काम करना है। या इसकी लंबाई, जब L लिम्डा दिया गया तो छोटी से आवेश मान रहे हैं तो छोटी सी लंबाई भी DL हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा मान रहे हैं तो भाई तो छोटी सी लंबाई DL भी लेंगे, क्योंकि हमको L दिया गया है, या DL भी दिया रहेगा आपको। ठीक है, डेरिवेशन में तो DL नहीं देगा, सवाल देगा तो उसमें DL देगा। ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये चीज़ हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे DQ तो हमारे पास आवेश का हमको पता नहीं है, यहाँ पे तो हमने छोटा सा आवेश खुद से माना है, भाई आवेश दिया नहीं गया था। ठीक है, हमने माना है, तो भाई इसको DQ को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि आवेश कहीं दिया नहीं है, हमको दिया L और लिम्डा, इसी के फॉर्म में हमको जो सूत्र है फॉर्मूला उसका निगमन करना है। तो सिंपल सी बात है। आप कहेंगे डरते क्यों भैया, लिम्डा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, DQ बाई DL होता है, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैं DQ का मान निकाल लूंगा, DQ का मान जो हो जाएगा अपना लैम्डा इंटू DL हो जाएगा। डरने की क्या है बात, जब स्टडी गैंग है आपके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो DQ की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पे DQ की वैल्यू रख देते हैं। क्या रखेंगे भाई, लैम्डा इंटू DL। इसको अब सजा लेते हैं, तीर उर लगा देते हैं वेक्टर की तरह। तो क्या लिख देंगे, वो F वेक्टर F यानी कि सदिश F है, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। हाँ बहुत बढ़िया। और क्यों यहाँ लिख देंगे, अच्छा लगे ताकि, और उसके बाद लेमडा भी लिख देंगे यहीं पे, और यहाँ वेक्टर R माइनस R2 लिख देंगे, वेक्टर R माइनस R2 के मॉड का क्यूब और DL। कोई दिक्कत, ये अपना बन गया फॉर्मूला। कब का, ये फॉर्मूला तब का है जब हमारा ऐसा स्थिति आएगी, तार पर एक आवेश के कारण बल लगेगा, तब का ये फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, अब ये तो था रेखीय आवेश वितरण के कारण। ठीक है, अब इसी तरह से क्षेत्रीय आवेश वितरण का पूछ लेगा और आयतन आवेश वितरण का पूछ लेगा। तो ठीक है, जिस तरह से आपको ये समझ में आया होगा, अगर ये समझ में आ गया है तो क्षेत्रीय और आयतन में कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या है, हलवा है। ठीक है, बना बनाया, सिर्फ आपको खाना है। ठीक है, हलवा बना हुआ है। अब इसी में चेंजिंग करके उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लंबाई थी, रेखीय था, तो लंबाई थी तो क्या था, DL था। अब क्षेत्रीय में क्षेत्रफल होगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा DA। क्या हो जाएगा, DA। कोई दिक्कत नहीं। वहां पर लेमडा था रेखीय में, यहाँ क्षेत्रीय तो क्या होगा, सिग्मा होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिग्मा कर दिया, फॉर्मूला तैयार हो गया। क्षेत्रीय आवेश घनत्व के कारण बल का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे। यहाँ पे एक चादर ले लेंगे जिसकी क्षेत्रफल A दी होगी और उस पर आवेश Q होगा, तो हम उसका सूक्ष्म पार्ट DL ले लेंगे और सूक्ष्म आवेश उस पर क्या ले लेंगे, DQ ले लेंगे। अब जब सूक्ष्म आवेश DQ लेंगे हम,
तो उसके कारण फिर हम निकालेंगे भाई, बल निकालेंगे, बल क्या आ जाएगा, Q इंटू डी क्यू आ जाएगा। डी क्यू की जगह फिर हम रख देंगे, क्या रख देंगे, इसी तरह से हम प्रोसीजर अपनाएंगे तो हमारा ये भी फार्मूला हो जाएगा। ये तो था क्षेत्रीय। फिर इसी तरह आता है आयतन। आयतन में क्या होगा, जहां ये क्षेत्रफल था वहां पे आयतन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आयतन हो जाएगा। अब जब आयतन हो गया तो जहां पे लिम्डा था, सिग्मा था, वहां पे आयतन में रो आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चेंजिंग, पता है ना, हलवा है बिल्कुल। आप उस तरह से जाकर घर पे ट्राई कीजिएगा सूत्र के निगमन का, जिस तरह से मैंने बताया। यहाँ पे एक क्यूब ले लीजिएगा, फिर उसके बाद क्षेत्रीय में एक चादर ले लीजिएगा, चादर जो होती है ना ऐसे ऐसे, हाँ ये ले लीजिएगा। चादर कौन सी होनी चाहिए, चालक चादर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, मिटा दूं इसको, चलिए मिटाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, जो कि हमारा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, फिर वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इस तरह से हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, अब बात आई वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र जैसे हर चीज का क्षेत्र होता है, आपका क्षेत्र क्या है भाई, जहां तक आप रहते हैं वो आपका क्षेत्र है, तहसील है, गांव है, ये तो क्षेत्र ही तो है ना। इस तरह से वैद्युत का क्षेत्र होता है, इसी तरह से होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, देख क्या रहे हो भाई, लिख लो लिख लो। जब साथ साथ में नोट्स बनाओगे, मैं तो नोट्स दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नोट्स की, आप वहां से ले लेंगे। लेकिन आप जब अपने आप से नोट बनाएंगे ना, नोट्स बनाएंगे अपने आप से, तो उसकी बात अलग रहेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा आपने कैसे लिखा है, और एक बार देखेंगे रिकॉल हो जाएगा। मेरी लिखी को एक बार, जैसे मेरी लिखी नोट से पढ़ना और किताब से पढ़ना बात एक ही है भाई। किताब में भी आप पहली बार पढ़ते हैं, आपको पता नहीं होता कैसे क्या लिखा है, और मेरी नोट्स भी मैं जो दूंगा तो भी आपको किताबी की तरह होगी, क्योंकि आपने पहले नहीं बनाई होगी। और क्या होता है, जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो हमें पता रहता है कैसे कैसे हमने लिखा है, और नोटेशन भी अपना हम समझते हैं। ठीक है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट को हमने स्टार से किया या हैशटैग लगाया, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें तो है जो आपको ध्यान रखनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में बता रहा था, आप लोग लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक, यही वैद्युत क्षेत्र होता है, सिंपल सी बात होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। आगे इसी में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इसके पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे भाई हम, वैद्युत बल रेखाएं। अब ये कौन सी बला है, बल रेखाएं, तो बहुत ही अच्छा है, इसको हम पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग इसको भी जाने रहिए। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, यार क्या लिखता हूं मैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, तो ये है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, जैसे एक कोई चार्ज रखा हुआ है, जिस चार्ज ऐसे क्यों है, अब इसके पास परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश आपको पता ही नहीं पता, चलिए थोड़ा सा जल्दी सुन लीजिए। परीक्षण आवेश जो होता है, क्या होता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश एक छोटा सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, जिसको मतलब परीक्षण करने के लिए जाता है। ये धनात्मक चार्ज होता है, एकदम छोटू सा होता है। जब इसको एक चार्ज क्यों है, इसका कोई क्षेत्र होगा, अभी हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके चारों ओर का ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे ऐसे होगा, जिसके अंदर हम किसी आवेश को लेके आएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम डी क्यू को लाते हैं। जब हम डी क्यू को लाते हैं तो अगर एक समान त्वरण से लाते हैं तो ये क्या करेगा, एक सरल रेखा पे गति करेगा। किंतु अगर हम असमान त्वरण से लाते हैं तो डी क्यू क्या करेगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब वृत्ताकार गति करेगा, और इसी गति को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। नहीं समझ आया, अब समझ में आएगा। ठीक है, ये चीजें थी वैद्युत बल रेखाएं। अब हम डिफिनेशन पे आते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र व पृथक्कित गति करता है, जिस पर धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र व पृथक्कित गति करता है। ठीक है,
तो ये है विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहली विशेषता हम देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं धन से चढ़कर नहीं भाई, कहाँ से चढ़ेंगी, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धन से चलकर ऋण पर समाप्त होती है, ये पुनः ऋण से वापस धन पर नहीं आती हैं। लिखिए भाई, लिख लीजिए पॉइंट, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धन से चलकर ऋण पर समाप्त होती हैं, पुनः ऋण से चलकर धन की ओर नहीं आती हैं, ठीक है। एक खुला वक्र होती हैं, इसको भी लिख सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं एकल धनावेश के लिए अनंत पर समाप्त होती हैं और एकल ऋणावेश के लिए क्या होती है, अनंत से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना हो गया। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उसकी क्या करती है, बल की दिशा को निरूपित करती है। जैसे ये इस तरह से ऐसे जा रहा है और इसका किसी बिंदु पे हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींच देंगे तो इसकी दिशा यहाँ पे ये होगी। यहाँ के किसी बिंदु पर हम ऐसे टेंजेंट खींच देंगे यानी स्पर्शी, तो इसकी दिशा ये होगी। यहाँ किसी बिंदु पर खींच देंगे तो ये होगी। यहाँ किसी बिंदु पर खींच देंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी। हर जगह अलग अलग दिशा है, तो ये बल रेखाओं की दिशा का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा पॉइंट, यहाँ पे MI स्टार आप लगा लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चौथा पॉइंट ये लिखेंगे कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वे काटेंगी, इसको भी लिख लीजिए, क्यों नहीं काटती, यदि वे काटेंगी, इसको इतना लिखिए, दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो देखिए क्या होता है, यदि वे एक दूसरे को काटेंगी या काटती हैं तो उस बिंदु पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। एक इधर खींच सकते हैं, इधर, और एक इधर खींच सकते हैं, ठीक है, इधर ऐसे स्पर्श रेखा। तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या सकेगी, जिससे उस पर दो बल की दिशा होगी, जो कि असंभव है। एक समय में बल की दो दिशा हो जाएगी एक ही समय में, और क्या है फिर असंभव हो जाएगा। तो यही वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, विद्युत बल रेखाओं का पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, विद्युत बल रेखाओं में तनी हुई लचकदार डोरियों की भांति, विद्युत बल रेखाओं में तनी हुई लचकदार डोरियों की भांति सिकुड़ने का गुण होता है। विद्युत बल रेखाओं में तनी हुई लचकदार डोरियों की भांति सिकुड़ने का गुण होता है, ठीक है, ये हो गया। इसी कारण आगे लिखेंगे, इसी कारण विपरीत आवेशित जो आवेश होते हैं, यानी विजातीय आवेश, जो समान जात के नहीं होते, विजातीय आवेश में आकर्षण का गुण होता है, ठीक। अब ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि क्यों क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें लंबाइयों की खिंची हुई डोरी की तरह सिकुड़ने का गुण होता है। और छठवां पॉइंट जो हम लिखेंगे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। आप किताब में और पॉइंट देख सकते हैं। छठवां पॉइंट हमारा है कि विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं, ठीक है। अपने लंबाई के लंब दिशा में दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसके कारण सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसके कारण सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी पे आगे हमारा सारा चैप्टर बेस है, ठीक है। इसी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसको भी पहले हम फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला होता है E, वेक्टर ए भी होता है, ठीक है, सदिश राशि ये भी है अपनी। इसको हम क्या कह देंगे, E बराबर सदिश F यानी वेक्टर F अपॉन Q0। तो आप इसका फार्मूला मैं आपसे बनाने कहूँगा तो आप क्या बनाएंगे, बिल्कुल सही, प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यही होगा। इसको और अच्छा से हम समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे, क्या कहें, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर
वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र मतलब जिसमें कोई परीक्षण आवेश को लाया जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ये चीज़ थी ना, पढ़ा थे ना। इसीलिए मैं कहता हूँ साथ में आप नोट्स बना के चलिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो पेज पलट के देख लो वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र होता है, तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश भी लिखा हुआ है पीछे, देख लो क्या है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, या लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर, या लिख सकते प्रति एकांक, मतलब एक मानते हैं ना इसको, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। परिभाषा आप लिख लें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होगी। ये क्या है? F/Q0, ये होता है फॉर्मूला। जब इस पे एक न्यूमेरिकल जैसे आ सकता है इस तरह से, चलिए एक सवाल में करा ही देता हूँ। क्या होगा कि कह देगा आपको एक 5 माइक्रो कूलाम का ऐसे दे देगा, 5 माइक्रो कूलाम के, माइक्रो कूलाम क्या होता है? 5 × 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। 5 माइक्रो कूलाम के परीक्षण आवेश पर कितने न्यूटन का बल लगता है? 10 मिली न्यूटन का बल लगता है। मिली क्या होता है? 10⁻³ न्यूटन मिली न्यूटन का बल लगता है। तो आप बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से करके जब दे देगा तो हमारा ये फार्मूला लग जाए। कौन सा? भाई कहाँ गया फार्मूला? कॉपी पलट के देख लो, ये वाला फार्मूला F/Q0, ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ पे न्यूटन दिया गया है बल, तो बल हम रख देंगे, कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻³ अपॉन 5 × 10⁻6। अब कुछ लोगों को ये नहीं आता इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब जिसको आता है भाई वीडियो को स्किप कर दो या वीडियो को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब जिसको नहीं आता उसके लिए मैं बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी सिखाई जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। तो क्या है अपना, हाँ इसको देखते हैं। देखो जो माइनस नीचे रहता है, गुणे में क्या होती है? घाते जुड़ती है, भाग में क्या होती है? घाते भाई घटती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो गुणे में जुड़ती है। देखो अब एक भाग में है तो क्या होता? 10⁻³ × 10⁻6 क्या कर देते? जोड़ देते, यानी -3 और -6 को ऐसे जोड़ देते और 10 टू पावर में करके, ठीक है, पावर में ही जुड़ जाती। लेकिन भाग में क्या होती है? घाते घटती हैं। तो इसलिए यहाँ से तो ये पहले हम पूर्णांक वाला सिस्टम निपटाते हैं। क्या होगा? 5 दूनी 10, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया? 5 ने 10 को मारा, 2 बचा, ठीक है। 2 बचा, इंटू में 10⁻³ पहले से है, और क्या होगा? माइनस लगा के -6 कर लेंगे, क्योंकि भाग में घाते घटती हैं। या तो इस तरह समझ लीजिए भाग में घाते घटती है, या तो ये समझ लीजिए -6 ऊपर आएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आप घटती वाला समझिए। तो ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो जाके अपने दिमाग का इलाज कराइए, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। तो -3 और 6 हो गया, ठीक है। तो अब 6 में से 3 है, 3 बचेंगे। 2 × 10⁻³ यानी कि 2000, क्या हो जाएगा? 2000 ही हो गया ना। 2000 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसकी क्या होती है? मात्रक होता है। क्यों मात्रक होता है? इसका न्यूटन होता है, इसका कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो ये था बेसिक क्वेश्चन। इस तरह से आप अगर बेसिक पे पकड़ बनाते हैं तो आगे भी बड़े बड़े क्वेश्चन को आप फोड़ देंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की बुनियाद रखते हैं, यानी कि उसकी हम शुरुआत करते हैं, घर बनता है, तो यार पहले उसकी नींव जो होती है वो मजबूत किया जाता है ना। नींव, अगर नींव ही कमज़ोर है हमारी तो भाई घर कितने दिन टिकेगा, ठीक है। इसलिए आप जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसको ये समझ के मत छोड़ दीजिए कि ये बेसिक्स है, ठीक है। वही बेसिक्स आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि बड़ा बेसिक्स गलती हो जाती है, बेसिक्स सिली मिस्टेक से ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इस तरह जब क्वेश्चन आएगा, और एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक पॉइंट करके हेडिंग लगा लीजिए, या तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेंगे एक बिंदु आवेश के कारण, Q के कारण, ठीक है, ये Q है बिंदु आवेश, इसके कारण एक और आवेश है Q0 परीक्षण आवेश है, R दूरी पर स्थित है Q से। तो इस बिंदु आवेश के कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको, R दूरी पर स्थित इससे Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु आवेश Q के कारण, ठीक है। तो R दूरी पर, अब ये दो स्थित है तो ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे कूलाम के बल के नियम अनुसार। तो कूलाम का बल हम लिख लेते हैं, क्या होता है?
आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ऐसे कूलाम का बल होता है। अब अगर मैं कहूँ Q0 को इधर भेज दो परीक्षण आवेश को, तो ये क्या हो जाएगा, F/Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। कुछ चमका भाई, चमका, कुछ लोगों ने कहा चमका, क्या चमका सर? अभी हम यही तो कर रहे थे, ई निकालना रहता था, हम F/Q0 कर देते थे, हमारा ई आ जाता था। तो क्या हम F/Q0 को ई कह सकते हैं? क्यों नहीं सर, अभी तो आपने फार्मूला लिखाया था, पीछे कॉपी पलट के देखो जो नोट्स बनाइए, क्या होगा ई का फार्मूला, यहाँ से हमको क्या मिला, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, Q/R स्क्वायर, ये हमको ई का फार्मूला मिल गया। इसी पर एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल क्या है फार्मूला, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं फार्मूला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। चलिए इस पे एक छोटा सा प्यारा सा बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, आंकिक प्रश्न हिंदी में, ठीक है। एक कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक प्रोटॉन के नाभिक, ठीक है, क्वेश्चन है प्रोटॉन का नाभिक यहाँ बना लेते हैं इसे, भाई इस तरफ नहीं होता, बहुत छोटा होता होगा नाभिक, जो है 10⁻15 उसमें होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या होती है, तो इतना बड़ा तो नाभिक नहीं हुआ, परमाणु भी इतना बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि एक प्रोटॉन की नाभिक से, क्या प्रोटॉन की नाभिक से कितनी दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, आर हमको दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। अब पहले हमको क्या कहा था जब हम इसको सूत्र कर रहे थे, क्यू से आर दूरी पर क्या निकालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो हमने मान लिया था आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है, इस तरह से क्यू से आर दूरी पर निकालनी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने मान लिया था कि R0 पर Q0 रखा है, क्या रखा है भाई, परीक्षण आवेश रखा है, जो कि इसको 1 होता है, तो इधर F बल लगा, बल से हम निकाल लिए, तो फार्मूला ड्राइव किए, ये आया। अब कह रहा है यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो भाई हाइड्रोजन के नाभिक यहाँ तुमको आवेश दिया नहीं कुछ। अब कुछ लोग कहेंगे सर हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही तो होता है, इसका एटॉमिक नंबर एक ही तो होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन ही तो होता है। हाँ, प्रोटॉन का आवेश ले लेंगे हम, ठीक है, इसका जो क्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, प्रोटॉन के आवेश के बराबर लेंगे, क्या लेंगे, क्यू हम लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्या लेंगे, कूलाम, ठीक है, ये हमको मिल गया क्यू की वैल्यू। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगा, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम क्या लिखेंगे, 9 × 10⁹9, ठीक है, 9 × 10⁹9 लिखेंगे। और उसके बाद क्यू क्या है 1.6 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। तो भाई आर स्क्वायर में एंगस्ट्रॉम में है, हम तो भाई आर मीटर में लिया करते थे, एंगस्ट्रॉम में क्या हुआ सर, तो क्लास 11 पढ़ा है आपने, तो तुरंत कहेंगे सर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। वेरी गुड, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम 1 एंगस्ट्रॉम दूरी दी हुई है, तो 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻10 मीटर होता है, 10 के गुणे नहीं होगा, ठीक है, 10⁻10 मीटर क्या लिखते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, कुछ लोग इसमें स्क्वायर में डर गए होंगे, तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर करेंगे तो गुणे में मतलब किसी की पावर का स्क्वायर, ऐसे कोई ऐसे पावर में लिखा हुआ है तो एक होता है गुणा हो जाता है, ठीक है, पावर में जैसे a की पावर x से लिखा हुआ है और यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, तो 2x की पावर 2 नहीं होगी, x और 2 में यानी कि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 2x, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है यार, नहीं आती तो देख लो जाके, ठीक है, ऐसे मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो, पहले पूर्णांक का खेल खत्म करते हैं, 16 9 144, तो 1 क्या हो जाएगा 14.4 होगा, ठीक है, एक। फिर उसके बाद 10⁻9 और -19 में से 9 गए, कितने बचा, गुणे 10⁻, मतलब जुड़ती है गुणे में घाते ना, तो 19 माइनस है, ये जोड़ेंगे क्या आएगा -10 बचेगा, और नीचे क्या है घाते 10⁻- ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, या इस तरह समझ लीजिए -20 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 में से 10 गए, कितना बचेगा 10, तो 114.4 × 10⁻, क्या हो जाएगा भाई 20। अब बुक में कुछ लोग कहेंगे सर आंसर नहीं मिल रहा, यानी कि अब बुक का क्वेश्चन लगाएंगे, तो या तो ये इसका ऐसे दिया होगा 1.44 × 10⁻21, ठीक है, इस तरह से,
या तो फिर 144 गुणे 10 की घात 19 दे दिया होगा। ठीक है, इस तरह से ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है। तो आपने देखा आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।